और हमारे पास मायोग्लोबिन प्रेजेंट है। मायोग्लोबिन क्या है हमारे पास? मसल हीमोग्लोबिन है, ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली मसल्स में होती है हमारे पास और उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है? क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी चाहिए होती है, इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारी प्रेजेंट होती है सार्कोप्लाज्म में, ठीक है। तो मायोफिब्रिल्स हो गए थ्रेड लाइक एलिमेंट्स। इन मायोफिब्रिल्स में फर्दर जाके मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स हैं, ठीक है। इन फिलामेंट्स की अगर ओवरलैपिंग हो जाए, ठीक है, एक्टिन जो कि हमारे पास थिन फिलामेंट्स हैं और मायोसिन जो हमारे पास थिक फिलामेंट्स हैं, इनकी ओवरलैपिंग जहाँ पे जिस रीजन पे होगी वो हमारे पास डार्क नज़र आएगा, तो हम उसे डार्क बैंड कहेंगे। और जहाँ पे सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे वो रीजन हमें जो है लाइट नज़र आएगा, इस वजह से हम उसे लाइट बैंड कहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि सार्कोप्लाज्म में मायोफिब्रिल्स आ गए, ठीक है। बेसिकली ये मसल फाइबर है, उसमें उसके जो सार्कोप्लाज्म है उसमें मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट है। मायोफिब्रिल्स में क्या? मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट हैं। इन ये जहाँ पे ओवरलैप होंगे वो रीजन डार्क बैंड होगा और जहाँ पे सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे वो हमारे पास लाइट रीजन होगा। ओके, देन हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जो कि क्या है? रेड मसल फाइबर्स, इंटरमीडिएट मसल फाइबर्स और वाइट मसल फाइबर्स, ठीक है। हमारे पास जो मसल फाइबर्स हैं वो तीन कैटेगरीज के हैं। तो हमारे पास जो रेड मसल फाइबर होता है, बेसिकली क्या हो रहा होता है कि इसका स्मॉल डायामीटर होता है, जो इंटरमीडिएट है उसका इंटरमीडिएट होगा, और वाइट का लार्ज डायामीटर होता है, ठीक है। और रेड बेसिकली क्यों है? क्योंकि इसमें अबेंडेंट मायोग्लोबिन प्रेजेंट है। मायोग्लोबिन का अपना कलर रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। इसकी वजह से ये इसे कलर दे रहा होता है, इस वजह से रेड मसल फाइबर्स भी हम कह रहे होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या है कि अबेंडेंट मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। इंटरमीडिएट में इंटरमीडिएट नंबर है, और वाइट की बात करें तो लेसर मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब क्या होगा कि रेड मसल फाइबर्स में चूंकि ज़्यादा जो है मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसके पास ज़्यादा रेजर्वॉयर है ऑक्सीजन का भी और एनर्जी का भी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है प्रोलॉन्ग्ड और स्टेडी कॉन्ट्रैक्शंस देगा, ठीक है, कि हमारे पास जो है ज़्यादा लंबे अरसे तक ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते रहेंगे, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन की भी स्टोरेज है और एनर्जी की भी स्टोरेज है, ठीक है। जबकि जो वाइट मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, उनके पास लेस रेजर्वॉयर है ऑक्सीजन का भी और एनर्जी का भी। तो बेसिकली लेस होने की वजह से वो रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाएंगे और इजीली जल्दी फटीग भी हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि कोई छोटी चीज़ हो, कोई थोड़ी चीज़ हो, उसे एक्टिवेट करने के लिए कम टाइम चाहिए होता है, और ज़्यादा चीज़ हो तो उसे एक्टिवेट करने के लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास वाइट मसल फाइबर्स में मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया ऑलरेडी कम है, ठीक है। तो वो उन्होंने जितने भी लिमिटेड नंबर था उन्होंने एनर्जी भी बना दी, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर दी, तो वो मसल क्या हुआ कि रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है। लेकिन रैपिडली तो कॉन्ट्रैक्ट वो उसने अपना एक्शन तो परफॉर्म कर दिया, लेकिन उसके पास रिजर्वॉयर ही लिमिटेड था, इसलिए वो इजीली फटीग्ड भी हो गया, इजीली जो है वो उसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ख़त्म भी हो गई। जबकि रेड मसल फाइबर्स हैं, ठीक है, ज़्यादा सारे मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया थे, तो उन्हें एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम भी लगा, इस वजह से स्टेडी कॉन्ट्रैक्शंस हो गई, ठीक है। लेकिन चूंकि रिजर्वॉयर काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी टाइम स्पेन के लिए वो चल सकता था, इस वजह से प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन हुई, ठीक है, ठीक है। इसी वजह से ये इजीली फटीग्ड भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा रेजर्वॉयर प्रेजेंट है। जबकि वाइट जो है वो इजीली फटीग्ड हो जाता है। जबकि इंटरमीडिएट की बात करें तो ये रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाता है, क्योंकि नंबर इसके पास भी
ऑल्दो जो है रेड से कम है बट वाइट से तो ज़्यादा ही है ना, ठीक है। तो रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगा, लेकिन ये चूंकि वाइट से थोड़े से ज़्यादा इसके पास नंबर होगा मायोग्लोबिन माइटोकॉन्ड्रिया का, तो ये इतनी जल्दी फटीक नहीं होगा जितना कि वाइट मसल फाइबर्स हो जाते हैं जल्दी फटीक, ठीक है। तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक की वजह से रेड मसल फाइबर्स को स्लो ट्विच फाइबर्स कहते हैं और वाइट को फास्ट ट्विच फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। अब अगर इसकी एग्जाम्पल हम देखें तो जो रेड मसल फाइबर्स हैं, तो हमारे पास अच्छा इनका बेसिक जो फंक्शन होता है ना रेड मसल फाइबर्स का, क्योंकि ये प्रोलॉन्ग्ड और स्टेडी कॉन्ट्रैक्शन दे रहे होते हैं ड्यू टू द लार्ज रिजर्वायर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड मायोग्लोबिन, तो ये पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। जबकि वाइट जो है वो हमारे पास फाइन और रैपिड मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि हमारे पास जो लार्ज इरेक्टेड स्पाइनी मसल्स है, जो कि हमारे पास स्पेसिफिकली जो है वो इरेक्ट पोस्चर को मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली कौन कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है, रेड मसल फाइबर्स। जबकि जो हमारे पास डेलिकेट मसल्स ऑफ आई है और हैंड है, ठीक है, हैंड है, उस पर कोई चीज़ लग गई, कोई पॉइंटेड चीज़ लग गई, ठीक है, उसने फ़ौरन से जो है उस चीज़ से अपना हाथ जो है दूर करना है, ठीक है। तो एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल चाहिए ना, तो इस वजह से हमारे पास जो है इसमें वाइट मसल फाइबर्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और इसी तरह जैसे एक्सरसाइजेस के लिहाज से हम बात करें, तो जैसे रेड मसल फाइबर्स हैं, ठीक है, वॉकिंग है, जॉगिंग है, हम आराम आराम से वॉक कर रहे हैं तो हमारे पास रेड मसल फाइबर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि हम रनिंग स्टार्ट कर देंगे, हम जल्दी फटीग्ड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि अपना जितना भी रेजरवॉयर है वो एक्टिवली यूज़ हो रहा है ना, क्योंकि हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक ही घंटे में अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो एज़ कम्पेयर टू वॉकिंग हम जल्दी फटीक हो जाएंगे क्योंकि रेजरवॉयर जल्दी ख़त्म हो गया। तो रनिंग या बेसिकली लिफ्टिंग का हैवी वेट जो है वो वाइट मसल फाइबर्स उनमें इन्वॉल्व होंगे उस एक्सरसाइजेस में, और वॉकिंग में, वॉकिंग एज़ कम्पेयर टू उसमें कम एनर्जी लग रही होती है, कम मसल्स को ऑक्सीजन जा रही होती है, इस वजह से रेड मसल्स फाइबर वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। और इंटरमीडिएट की बात करें तो जैसे हम आर्म एक्सरसाइज कर रहे हैं विद द स्टेबिलिटी बॉल अक्सर हमने जिम्स में देखी होगी, जो कि बहुत सॉफ्ट सी होती है और उस पर डिफरेंट जो जिम में लोग होते हैं वो एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उससे बेसिकली कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है बंदा, ठीक है, तो वो इंटरमीडिएट में आ जाएगा। अच्छा जी, देन आते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू पे। मैंने सबसे पहले जब बात की थी तो मैंने कहा था कि मसल क्या है, कि कलेक्शन है मसल फाइबर का, बाउंडेड टुगेदर एंड सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो बेसिकली ये कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा होता है कि हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स हैं इनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, स्ट्रेंथन कर रहा है और अटैच कर रहा है टू द अदर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसकी भी आगे से दो जो हैं वो हमारे पास वेरिएशंस हो सकती हैं, कि दो तरह से ये हमारे पास कवरिंग कर रहा होता है। एक तो है हमारे पास फेशिया और दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट्स ऑफ मसल। पहले हम फेशिया को अगर हम देखें तो फेशिया क्या होता है, बेसिकली एक शीट है या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एक बैंड है जो कि हमारे पास स्किन के बीनीथ प्रेजेंट होता है और मसल्स को जो है प्रोटेक्ट कर रहा होता है, मसल्स को इन्वेस्ट कर रहा होता है, मसल्स के सराउंड प्रेजेंट है, ठीक है, और उसको जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो फेशिया है वो उसकी भी आगे से दो टाइप्स आ जाती हैं, सुपरफिशियल एंड डीप फेशिया। सुपरफिशियल की बात करें तो हम इसे
हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्किन के डायरेक्टली अंडर प्रेजेंट है ना, ठीक है। डर्मिस मीन्स स्किन एंड हाइपो मीन्स अंडर, ठीक है। तो हाइपोडर्मिस की स्किन के डायरेक्टली बाद सुपरफिशियल की लेयर आ रही है, इस वजह से हम इसे हाइपोडर्मिस कह रहे हैं, ठीक है। बीनीथ स्किन प्रेजेंट होता है और इसकी दो लेयर्स होती हैं हमारे पास, आउटर फैटी लेयर जो कि फैटी टिश्यू से बनी है और इनर फाइब्रस लेयर जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, ठीक है। हमारे पास जो है ये स्ट्रेंथन कर रही होती है बेसिकली फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और हमारे पास इस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक भी ये है कि इसमें इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में ये ज़्यादा क्वांटिटी में देखे जाते हैं इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। तो सुपरफिशियल है, उसकी भी आगे से दो लेयर्स होती हैं हमारे पास, आउटर फैटी लेयर एंड इनर फाइबरस लेयर, ठीक है। आउटर फैटी लेयर कंसिस्ट ऑफ फैटी टिश्यूज़ और इनर फाइब्रस लेयर में हमारे पास जो फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यूज़ में इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। जो हमारे पास ये फैटी लेयर है ना, एक तो ये क्या कर रही होती है कि हमारे पास रेजरवॉयर है एनर्जी के लिए भी, क्योंकि फैटी टिश्यू है तो हमारे पास एडिपोज सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो जब एनर्जी जो है एक्सटर्नल सोर्स नहीं मिल रहा होता बॉडी को, तो ये इंटरनली एडिपोज सेल से हमारे पास एनर्जी आ रही होती है। और दूसरा ये कि फैटी सेल्स इंसुलेशन भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फेशिया का बेसिकली मकसद ही ये है प्रोटेक्शन ऑफ मसल्स, तो ये हमारे पास जो फैटी लेयर है वो इंसुलेशन कर रहे हैं मसल्स की। अब डीप की अगर हम बात करें तो ये एज़ कम्पेयर टू सुपरफिशियल टफ है और इन इलास्टिक शीट है, ठीक है। क्योंकि ये इतनी डेंस क्यों है? क्योंकि ये जो है अब ये हमारे पास मसल है, ठीक है। ये सुपरफिशियल लेयर है और ये डीप डीप फेशिया है, ठीक है। मसल के डायरेक्टली ऊपर जो इनशीथ कर रहा होता है स्ट्रक्चर, वो हमारे पास डीप फेशिया है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको किसी भी ट्रॉमा या किसी भी रप्चर से बचाने के लिए जो डीप फेशिया है वो डेंस होता है, ठीक है, और टफ होता है ताकि मसल की प्रोटेक्शन कर सके। और ये इन इलास्टिक शीट है, ज़ाहिरी बात है ये टफ है, ठीक है, इसमें इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते। बीनीथ हाइपोडर्मिस है, ठीक है, सुपरफिशियल लेयर के नीचे प्रेजेंट होता है। और इसमें डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि इलास्टिक फाइबर्स नहीं होते। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका वो ये है कि जो डीप फेशिया हमारे पास वो दो तरह से मज़ीद जो हैं मसल को मसल में प्रेजेंट हो सकते हैं। एक तो है कि इंटर मस्कुलर सेप्टा बिटवीन मसल्स, ठीक है। मसल है ये हमारे पास एक, ठीक है। तो डी फेशिया क्या करते हैं कि डी फेशिया इस मसल को पेनिट्रेट कर देते हैं इनटू कंपार्टमेंट्स। तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या इसका बेसिकली मकसद क्या होता है कि वो जो मसल्स हैं वो फर्दर कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और जो है जिस कॉन्ट्रैक्शन में जिस फंक्शन में बेसिकली वो इन्वॉल्व होते हैं, तो बेसिकली वो डिफाइंड हो जाता है वहाँ पे स्ट्रक्चर कि ये वाला कंपार्टमेंट फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन करवा रहा है और ये वाला कंपार्टमेंट एक्सटेंशन करवा रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा डिफाइंड स्ट्रक्चर बन जाता है इन सेप्टास से, ठीक है। और रेटिनाक्यूला, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि एक जो हमारे पास डेंस शीट सी है वो हमारे पास बोन्स के दोनों एंड पे प्रेजेंट होती है और प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही होती है, उसे रेटिना क्यूला कहते हैं, ठीक है। मतलब एक्सप्लेनेशन से पहले मैं डायग्राम दिखाती हूँ ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये हमारे पास दोनों साइड्स की बोन पे एक स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेच हो रहा है, जिसके अंदर से बहुत सारे जो हैं वो मसल्स और टेंडन्स पास कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो रेटिना क्यूला है वो क्या है कि ख़ास तौर पे रिस्ट और एंकल जॉइंट पे देखा जाता है, ठीक है। तो जो डी फेशिया है वो हमारे पास
ट्रांसवर्स बैंड लाइक थिकनिंग्स बना लेता है, डैट इज़ अटैच टू द बोन्स ऑफ बोथ एंड्स, ठीक है। तो ये जो अभी जैसे कि डायग्राम देखी तो इसमें जो स्ट्रक्चर था वो ट्रांसवर्स था, शीट लाइक था, जो जिसमें से टेंडन्स पास कर रहे थे। तो ये बेसिकली टेंडन्स को अपनी जगह पे रखते हैं जब हमारे पास जैसे फ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। तो फ्लेक्शन में ये क्या करेंगे कि टेंडन्स को अपनी जगह पे रखेंगे, उन्हें डिस्प्लेस नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली डीप फेशिया जो है दो तरह से मज़ीद स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं। एक सेप्टा के मसल्स को पेनिट्रेट कर रहे होते हैं इन बिटवीन और उनको कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, और दूसरा रेटिनाक्यूला जो कि टेंडन्स को प्लेस में रखते हैं अपनी। अच्छा, देन हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट्स ऑफ मसल की, तो हमारे पास ये तीन लेयर्स होती हैं। जो पूरा मसल है वो सराउंड होता है बाय द कनेक्टिव टिश्यू एपीमाइसियम। जो हमारे पास बंडल्स है ना मसल फाइबर्स का, पूरा एक जितने भी मसल फाइबर्स हैं वो सारे मिलके एक बंडल बना रहे होते हैं जिन्हें हम फेसिक्यूलाई कह रहे होते हैं, और ये फेसिक्यूलाई कवर्ड है बाय द पेरीमाइसियम, ठीक है। और एक जो सिंगल मसल फाइबर है दैट इज सराउंडेड बाय एंडोमाइसियम, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो पूरा मसल है दैट इज सराउंडेड बाय एपीमाइसियम, जो बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स हैं दैट आर सराउंडेड बाय पेरीमाइसियम, और एक मसल फाइबर एंडोमाइसियम से सराउंडेड है। तो ये जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट्स हैं मसल के, ये हमारे पास क्या करते हैं कि एट द एंड्स ऑफ द मसल्स हमारे पास ये फ्यूज़ करते हैं और एक्सटेंड करते हैं, और दो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं दैट आर टेंडन एंड एपोन्यूरोसिस। जो टेंडन है हमारे पास कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इट अटैच मसल टू बोन, ठीक है। और हमारे पास जो एपोन्यूरोसिस है वो ब्रॉड थिन शीट है, ठीक है। हमारे पास जो है एक हमारे पास लॉन्ग बोन है, ठीक है, और इस पे मसल ने अटैच होना है। ये जैसे एक मैं रफ सा स्ट्रक्चर बनाती हूँ मसल का, ये मसल है और इसने इसके यहाँ पे अटैच होना है, ठीक है। तो ये एक स्मॉल एरिया है बोन का जहाँ पे मसल ने अटैच होना है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बेसिकली कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मसल को बोन से ज्वाइन कर रहा है एक शॉर्ट उसके एरिया पे, तो ये हमारे पास टेंडन है। जबकि बेसिकली जो एपोन्यूरोसिस है होता टेंडन ही है, लेकिन फ़र्क क्या है इसका कि अब हमारे पास, मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये आ गई जी स्कैप्यूला, ठीक है। ये मैंने रफ सी स्कैप्यूला बना ली, ठीक है। और ये मेरे पास जो है वो, बल्कि इसको छोड़ें आप, अच्छा चले इसी को अगर हम लेते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास जो है वो ऐसे मसल अटैच हो रहा है, ठीक है। ये एक मसल है और ये आगे इसके अटैच हो रहा है, ठीक है। अब ये मसल कैसा है ये अभी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन में पता चल जाएगा, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप्ड मसल है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो है लार्ज एरिया पे कवर्ड है, ठीक है। बोन का एक लार्ज एरिया इसने कवर किया है ना। तो टेंडन तो बेसिकली कॉर्ड लाइक था, वो तो छोटा सा स्ट्रक्चर था बिल्कुल एंड पे, लेकिन अब ये तो ये जो इतना ज़्यादा एरिया है मसल का, इसे बोन से अटैच करने के लिए हमारे पास जो है एक जो है मतलब स्ट्रेचेबल कनेक्टिव टिश्यू चाहिए। तो ये हमारे पास जो एपोन्यूरोसिस है वो ब्रॉड थिन शीट होती है जो कि मसल के ज़्यादा मसल के एरिया को हमारे पास बोन पे अटैच करवा रही होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये मेन डिफरेंस है टेंडन और एपोन्यूरोसिस में, कि टेंडन हमारे पास कॉर्ड लाइक है और स्मॉल एरिया पे अटैचमेंट करवा रहा है, और एपोन्यूरोसिस ब्रॉड थिन शीट है और ज़्यादा एरिया पे अटैच करवा रही होती है, ठीक है। जो डीप फेशिया था उसके दो कौन से स्ट्रक्चर्स थे इंपॉर्टेंट, सेप्टा और इंटरमस्कुलर सेप्टा और रेटिनाक्यूला, और जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट्स है इसके एक्सटेंड होके क्या बना रही है, टेंडन और एपोन्यूरोसिस। पार्ट्स ऑफ मसल की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास ये
बीच का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो दिस इज द फ्लैशी पार्ट, इसे हम कहते हैं गैस्टर या बेली, और ये हमारे पास एंड्स हैं, ठीक हो गया। तो ये जो फ्लैशी पार्ट है, ठीक है, इसमें मसल फाइबर्स होंगे, तो ये बेसिकली हमारे पास थिकनेस में ग्रो होता रहता है। और अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, लेकिन अगर एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाए, जैसे कि मोस्टली बॉडी बिल्डर्स वगैरह में होती है, तो ये इसका डायामीटर जो है स्पेसिफिक उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है।